नीट यूजी का मोस्ट अवेटेड काउंसलिंग शेड्यूल फाइनल रिलीज हो चुका है, जिसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त से। यानी 5 अगस्त से एमसीसी काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग जो होगी वो 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये समझने वाले हैं कि वो कौन कौन सी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी रैंक आपके पास, आपका स्कोर कार्ड आपके पास है। अब सबसे क्रूशियल स्टेप की बारी है, विच इज द रजिस्ट्रेशन एंड द चॉइस फिलिंग। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं ऐसी बातें भी आप तक पहुंचाने वाला हूं जिस बातों को पूछने के लिए आप ऑफिशियल तौर पर काउंसलर्स को हायर करते हैं। लोग लाखों रुपए लेते हैं इस चीज को आप तक समझाने के लिए, बट इस चैनल पर सब चीजें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑनेस्ट एडवाइस के साथ मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना करियर बाय अंकुर गुप्ता, जिसमें आज के इस पूरे सेशन में हम लोग एमसीसी काउंसलिंग को महज 8 से 10 मिनट में समझने वाले हैं कि एमसीसी होता क्या है, कौन से कॉलेजेस एमसीसी काउंसलिंग के अंडर में आते हैं, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, क्या रोड मैप होता है। यानी कोई बोरिंग पीपीटी की हेल्प से समझने की ऐसा जरूरत नहीं है। आज कंप्लीट रोड मैप की तरह देखेंगे इस पूरे सेशन को। मेक श्योर इस सेशन को देखते समय आप अपने साथ नोटबुक और पेन को लेकर बैठे, और हो सके तो अपने किसी बड़े को या काउंसलिंग एक्सपर्ट को ना रखते हुए अपने किसी पेरेंट को या अपने किसी एल्डर भाई बहन को अपने साथ रख के बैठे, जिससे कि हर एक क्रूशियल स्टेप आपको भी पता लगे और साथ ही साथ उनको भी इस बारे में आइडिया हो। और आज के इस पूरे सेशन को देख लेने के बाद आप ना सिर्फ अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे, अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, बट आप उन बच्चों तक भी सेशन को पहुंचाएं जो कि ऑफिशियल तौर पर किसी काउंसलर को हायर नहीं कर सकते हैं। यानी फ्री सेशन आज का पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि अपन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एमसीसी काउंसलिंग के पूरे शेड्यूल को। किस तरह से नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं, कब कब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ता है, क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या रिफंडेबल चार्जेस हैं, क्या नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं, किस तरीके से एक रैंक का एग्जांपल भी आज के सेशन मिलेंगे, क्या खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां कौन सी वेबसाइट से पिछले साल की कट ऑफ को डाउनलोड करना है, कैसे हमको पता लगेगा कि हमारी रैंक पर, सपोज आपकी रैंक 40,000 है, कि मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, क्या क्या पॉसिबल काउंसलिंग ऑप्शंस है, सभी की चर्चा आज के सेशन में कर रहे होंगे। सो मेक श्योर आप इस सेशन के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड के अंदर मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर की होगी, बट क्योंकि अपन इस चैनल पर जुड़े हैं तो सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। तो चलिए जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी का जो एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। शेड्यूल के बारे में एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। जहां तक शेड्यूल की चर्चा है, इस तरीके से आपको शेड्यूल दिख रहा होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, ब्रोशर भी आ चुका था, और यह सेशन जब आप देख रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके होंगे, जिसमें 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी है। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि सर आखिरकार एमसीसी होता क्या है, क्योंकि कई बार बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि सर मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है और सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी स्टेट को बिलोंग करता है, तो उसकी काउंसलिंग कौन करवाएगा, स्टेट के थ्रू होगा या एमसीसी के थ्रू होगा। सर मुझे एम्स में एडमिशन लेना है, सर मुझे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सर जिपमर के बारे में क्या ख्याल है, सर ईएसआईसी क्या होता है। ये छोटे छोटे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, सभी को आज के सेशन से केटर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी एमसीसी की, उस पर कौन कौन से स्टेजेस हैं, किस तरीके से पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जाएगा, और किस तरीके से आपको बहुत कम शब्दों में सिंपलिस्टिक तरीके से अपने पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, पूरे चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि एमसीसी का रोल क्या है, एमसीसी है क्या, तो एमसीसी दरअसल में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जो कि इन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए आप इस तरह से मान सकते हैं कि वो चॉइस फिलिंग हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, वो इन सभी कॉलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा की जो एमबीबीएस सीट्स है, बीडीएस सीट है, वो कवर होती हैं। जैसे मान लेते हैं किसी स्टेट में 100 सीट हैं, तो 15% सीट यानी 15 सीट जो होंगी वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीडीएस हो, और जो रिमेनिंग 85% सीट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है, जिन स्टेट्स का काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी काफियों का आउट हो चुका है, कुछ का आने वाला है एमसीसी काउंसलिंग के बाद। दूसरे नंबर पर जो बीएचयू है, जो सबसे बड़ा सवाल था, बीएचयू की काउंसलिंग जो सीट्स है उनको कौन कैटर करता है, तो 100% एमबीबीएस और बीडीएस सीट जो होती हैं वो बीएचयू की एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं।
इसके बाद बात करते हैं एम्स की ओपन सीट्स की, वो भी आप कह सकते हो एमसीसी काउंसलिंग के अंडर में आता है। चाहे मैं जिपमर की बात करूं, एएमयू की बात करूं, जामिया मिलिया डेंटल कॉलेजेस की बात करूं, ईएसआईसी कोटे की बात करूं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं, सभी के सभी जो आप 9 देख पा रहे हैं ये सभी के सभी एमसीसी काउंसलिंग के अंडर में आते हैं। एक बार मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूं कि आप कैसे खुद ब खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 5 स्टेप अगर आपने कर लिए तो पूरा रजिस्ट्रेशन आपका सॉर्टेड हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कहां से करना है तो एक बार मैं आपको वेबसाइट की झलक दिखा देता हूं, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखते चलिएगा। ये वेबसाइट का आपका इंटरफेस है, यानी मैंने क्या किया, जस्ट एक एमसीसी यहां पर आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे आप एमसीसी को गूगल पर सर्च करोगे इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा, जिसमें आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर करने जा रहे हैं, तब आपको न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पूरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को वहां पर फिल करना है। अब जरा बारी बारी बात कर लेते हैं कि जब आपने पहला स्टेप कर लिया है, जैसे ही आपने पहला स्टेप कर लिया रजिस्ट्रेशन का, इस तरीके से आपको यहां पर पासवर्ड सेट करना है। आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से यहां पर चेक करते हुए चलेंगे तो सबसे पहला काम आपको था रजिस्ट्रेशन करना, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा नंबर पर आता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरह से फिल होता है। आइए उसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी आपको बताता हूं। यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेजेस के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, आई होप आपको विजिबल होगा, जिसमें आप क्लियरली तौर पर देख पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट के लिए कंपीट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर टिक करना पड़ेगा। आप यहां ओपन सीट जो कि एम्स में होती है उनके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप यहां बीएससी नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप डीयू आईपीयू के जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर आप एएफएमसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। जो जो कॉलम आप यहां पर टिक करेंगे उसके प्रोपोर्शनेट आपको यहां पर रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप यहां क्लियरली तौर पर देख पाएंगे कि कैंडिडेट ने इन 3 ऑप्शन को टिक किया था, जिसके बेसिस पर 15,000 आप कह सकते हैं 1500 के आसपास उसकी जो टोटल फीस है वो उसको इनिशियल तौर पर सबमिट करनी होगी। अगर मैं बात करता हूं कि और कैटेगरीज के लिए क्या क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहां क्लियरली देख पाएंगे कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल की बात करें, डेंटल की बात करें, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है आपका 5,000 का। अगर आप रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेंगे तो वो 2 लाख के आसपास होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनके लिए कोई यहां पर बाइफर्गेशन नहीं किया गया, सबके लिए सेम फीस है। इसी तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, डीयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया मिलिया के लिए, या फिर अगर आप एएफएमसी या ईएसआईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कितनी होती है, 1000 होती है। अगर आप ओबीसी या फिर अगर आप और कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी के लिए हैं, उस केस में आपके लिए 500 रुपए चार्ज होगा। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए 1000 रुपीज आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसी तरीके से अगर आप रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट की बात करेंगे, अगर आप इन सभी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो वो डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब यह है 10,000 होगा अगर आप मतलब एक तरह से जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है, या 5,000 होगा एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। यानी इस तरीके से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होगी। कुछ उसमें से पार्ट रिफंडेबल होगा, कुछ नॉन रिफंडेबल होगा। अब किस केस में क्या होगा उसकी चर्चा अभी सेशन के अंदर करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस सेशन के साथ एंड तक बने रहे, और यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे होती है, चॉइस लॉकिंग कैसे होती है। यानी अपन 2 स्टेप कर चुके हैं। पहला स्टेप आप रजिस्टर कर चुके हो, दूसरा स्टेप आपने रजिस्ट्रेशन फीस जो कि वन टाइम थी, जो कि रिफंडेबल थी या जो नॉन रिफंडेबल थी, हर एक तरह की रजिस्ट्रेशन फीस आपने सबमिट कर दी है। अब तीसरा स्टेप आता है जिसमें आपको चॉइस फिल करनी होती है, चॉइस को लॉक करना होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं आप में से कोई बच्चा सेशन देख रहा है, उसकी रैंक 40,000 है, वो जनरल कैंडिडेट का है। अब उसको ये चेक करना है कि मैं 40,000 रैंक के अकॉर्डिंग कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। इसका एक छोटा सा आइडिया देने की आपको कोशिश करता हूं, जिसको बताने में काउंसलर्स बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, बल्कि अपन इसको फिर यहां डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है।
आप जैसी ही एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ये एमसीसी की बेटा ऑफिशियल वेबसाइट है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको यहां आर्चिव वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आर्चिव पे क्लिक करोगे, आपको आर्चिव यूजी पे क्लिक करना है। आर्चिव यूजी पे क्लिक करके आपको इस तरह से यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ दिखेगी। जैसे पहले 2026 का डेटा है, अभी 26 का डेटा रिलीज होना बाकी है, अपन 25 की बात कर लेते हैं कि पिछले साल इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था, राउंड 1 की बात कर रहा हूं। अगर आप धीरे धीरे करके नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आप नीचे नीचे आते जाएंगे, तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर आपको दिखाई देगा फाइनल रिजल्ट होगा राउंड 1 का कि कौन से रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक टाइटल दिखेगा जिसमें फाइनल रिजल्ट लिखा होगा राउंड 1 का। उस वाले कॉलम को आपको टिक करना है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नोटिसेस आते हैं तो हर एक की जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर फाइनल रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे आप अगर यहां पर क्लियरली तौर पर देख पाओगे तो फाइनल रिजल्ट के नाम से आपको दिखेगा फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, इस तरह की एक पीडीएफ ओपन होगी। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको सब पीडीएफ वहां पर मिलेगी। आप मान लेते हैं आपकी रैंक 40,000 के आसपास थी और आप एक जनरल कैंडिडेट थे, तो आप चेक करो कि लास्ट ईयर इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सी कैटेगरी का कॉलेज था और कौन सा कोर्स मिला था। जैसे अगर मैं मान के चलता हूं 40,000 रैंक है, तो आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे कि 40,003 एक बच्चे की रैंक है। ऑल इंडिया उसने टिक किया था, उसको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज मिला था कोलकाता का, एमबीबीएस और एससी कैंडिडेट था। यानी कहने का मतलब जनरल कैंडिडेट को 40,000 रैंक पर एमबीबीएस कहीं पर भी नहीं मिला है। अगर आप एक एससी कैंडिडेट हैं, 40,000 आपकी रैंक है, तो इस बेसिस पर आप वहां पर चॉइसेस को फिल कर सकते हो। मतलब कौन सी काउंसलिंग करानी है, कौन से टाइप की करानी है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसका आइडिया आप बेटर तरीके से तभी ले सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को इस तरीके से इवैल्यूएट करो। अगर आपको चाहिए कि सर मुझसे ये चीज नहीं हो पाती, आप ही बताओ, तो आप नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी ऑल इंडिया रैंक, अपना स्टेट और अपनी कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। मैं पर्सनल तौर पर सभी बच्चों को कमेंट करके बताऊंगा कि आप उस रैंक पर कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वहां पर चॉइसेस बना सकते हो। अब चॉइसेस बनाने के बाद किस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। जैसा आप एक इंटरफेस देख पाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी काउंसलिंग के लिए आपने ऑप्ट किया है, मतलब 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए कंपीट कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो, ईएसआईसी कोटा के लिए कर रहे हो, एफएमसी के लिए कर रहे हो, या आईपीडीयू या बीएचयू के लिए कर रहे हो, उस बेसिस पर जैसे आप वहां फिल करोगे, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया है, उस बेसिस पर यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। उस ऑप्शन को एक एक करके आप टिक करोगे, यानी ये वो अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। टिक करने के बाद ये सारी की सारी बेटा जी फील्ड चॉइसेस है जो कि आपको यहां दिखाई देंगी। कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो कैसे पता लगेगा, पिछले साल की राउंड बाय राउंड फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट अलॉटमेंट आता है, जो सीट अलॉटमेंट आता है, उस बेसिस पर आप क्लियरली तौर पर चेक कर सकते हो कि मेरी रैंक पर मुझे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 2 लाख रैंक पर भी स्टेट में एमबीबीएस मिल जाता है, पर कुछ स्टेट ऐसी भी होती है जहां 30,000 एमबीबीएस, मतलब अगर 30,000 किसी बच्चे की रैंक है, उसको तभी भी एमबीबीएस वहां पर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये जो सारी चॉइस फिलिंग है, जो सारे पासवर्ड्स हैं, इनको आप साइबर कैफे में ना जाकर किसी बच्चे या किसी दोस्त से लैपटॉप ले आइएगा, ताकि ये सारी डिटेल आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के भरेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अपने साथ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, नीट 2026 का स्कोर कार्ड, नीट 2026 का एडमिट कार्ड और जो भी कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हो, तो जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको रखकर डिटेल आराम से फिल कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दी फॉर्म फिलिंग करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बेटा सिर्फ 1 टाइम होगा। चॉइस फिलिंग आप रिपीटेटिव तौर पर कर सकते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसको भी अपन सबसीक्वेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पर बने रहिएगा। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूं कि पूरे सेशन में आपने क्या किया। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको टिक करके आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया, रजिस्ट्रेशन फीस को सबमिट किया। तीसरा स्टेप होता है कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आने के बाद वहां 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जैसा आप इस माइंड मैप की हेल्प से देख सकते हो। यानी फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए। बट अगर आप
ऐसे कैंडिडेट हैं कि सर मुझे पहले राउंड में कोई सीट मिली थी बट मुझे अपग्रेड करना है उसको, तो अपग्रेड करने के लिए आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करने की नीड नहीं है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन ही होता है। तो जैसे ही आपने कोई सीट अलॉट हुई तो यहां पर यस है, नहीं अलॉट हुई तब आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 2 में, राउंड 3 में, क्योंकि टोटल 4 ही राउंड है, पहले 3 राउंड है, चौथा तो आपका एक तरह से स्पॉट राउंड आप कह सकते हो कि जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी उनको राउंड नंबर 4 में कैटर किया जाएगा। इस तरीके से है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इस बार फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फ्रीज का मतलब यह है कि अगर आपको किसी राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और आपको वही कॉलेज चाहिए तब आप उसको फ्रीज करेंगे, जिससे आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बट फ्लोट ऑप्शन का यह मतलब है कि आपने वो सीट एक्सेप्ट तो की है बट आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए भी जाना चाहता है। मतलब कई बच्चों को यह होता है कि मुझे राउंड 1 में सीट मिल गई है बट मुझे फर्दर अपग्रेड भी करना है, कोई और अच्छी चॉइस मुझे मिल जाए, तो आप वहां पर फ्लोट का सहारा लेंगे। और फ्रीज उन बच्चों को यूज करना है जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं अपने राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के साथ। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत कम शब्दों में मैंने कोशिश की आप तक पूरी बात पहुंचाने की। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी और स्टेट मेंशन करना मत भूलिएगा। मैं पर्सनल हर एक बच्चे को रिप्लाई करूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, इस रैंक पर कौन सी पॉसिबिलिटी है। आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं या बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, या फिर आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रिजल्ट इन द सेंस शेड्यूल आउट नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि जब भी एमसीसी का शेड्यूल आता है उसके 1 महीने बाद आयुष का आ जाता है, और आयुष के आने के बाद स्टेट का भी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो जाता है। बट अगर स्टेट्स की बात करें तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स, काफी स्टेट्स का तो शेड्यूल ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिनमें से यूपी स्टेट का आउट हो चुका है, अगर बात करें तमिलनाडु स्टेट का आउट हो चुका है। इस तरीके से सब्सिक्वेंट स्टेट्स के भी काउंसलिंग शेड्यूल आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और काउंसलिंग अपडेट के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। आई होप यहां तक आप रुके हैं तो पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। शेयर करना मत भूलिएगा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ। मुलाकात करते हैं एक और काउंसलिंग अपडेट के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एवरीवन। लव यू ऑल। बाय।